जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के तीसरे सेट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का दूसरा सेट देखा था, जहां पे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे होंगे और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। ऑप्शन है आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान, तीसरा है लंबाई और चौथा है आपका प्रतिरोध। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो यहाँ पे प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आपके ऑप्शन में प्रतिरोध दिया हुआ है, चिला जी, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग प्रतिरोध की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि गुरुजी, प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जो अपने में से होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो सर, किसी भी चालक का या प्रत्येक चालक का वह गुण होता है जो अपने में से धारा प्रवाहित होने का क्या करता है? विरोध करता है। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि जो प्रतिरोध होती है किसी भी चालक तार की, वो किस पे डिपेंड करती है? तो आप सभी कहते हैं कि सर प्रतिरोध जो है किसी भी चालक तार की, वो चालक तार के लंबाई के समानुपाती होती है और साथ ही साथ क्या होती है? तो सर क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेकिन मेरे मित्र, जब हम लोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। और मेरे मित्र, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज है। प्रतिरोध प्रत्येक चालक पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, लेकिन जब प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर किसी भी चालक के द्वारा या किसी भी चालक तार के द्वारा कितना तेजी से धारा के प्रवाह का विरोध किया जाता है, वो प्रॉपर्टीज क्या कहलाता है? सर प्रतिरोधकता कहलाता है। मतलब ये हुआ कि सर कोई भी चालक तार है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण होगी कि वो धारा के प्रवाह का क्या करेगा? विरोध करेगा। अब वो चालक तार धारा के प्रवाह का कितना तेजी से और कितना मजबूती से विरोध करेगा, इसको बताने के लिए हम लोग कौन से टर्म का उपयोग करते हैं? तो सर प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी का उपयोग करते हैं। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता किसी भी चालक तार का वह गुण है जो उस चालक तार से प्रवाहित धारा का कितना तेजी से विरोध किया जा रहा है, इस चीज को बताता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में ये रखना कि जो किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता होती है, किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है, ये किस पे निर्भर करती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रतिरोधकता जो है वो चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? तो सर चालक पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है और साथ ही साथ तापमान पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? सर तापमान पर डिपेंड करती है। मेरे मित्र, आप सबों को यह मालूम है कि जब भी हम लोग प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला लिखते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी R इक्वल टू हम लोग रो L बटा A लिखते हैं, जहां पे L क्या है? लेंथ ऑफ वायर यानी कि तार की लंबाई, A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर यानी कि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ध्यान में रखेंगे कि ये जो यहाँ पे रो है, यही क्या है आपका? आप सभी याद रखना, यही प्रतिरोधकता है। यही क्या है? प्रतिरोधकता है। मतलब ये हुआ कि सर प्रतिरोध को तो हम लोग, प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? R से। जबकि अगर हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप सभी ध्यान में रखेंगे, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे मित्र, चूंकि प्रतिरोध इक्वल टू रो L बटा A लिखते हैं तो क्या हम प्रतिरोधकता इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा कि क्या हम इस फॉर्मूला को रो L इक्वल टू RA लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा कि रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA बटा L हो जाएगा। मतलब साफ है कि जो किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? तो सर RA बटा L लिखेंगे, जहां पे R क्या है? सर चालक तार की प्रतिरोध, A क्या है? चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L क्या है? सर
तो सर एल जो है वो तार की लंबाई है। मेरे मित्र ध्यान में रखना, आप सबों को मालूम भी होगा कि किसी भी चालक तार के प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग यूनिट की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं सर, प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है। लेकिन अगर प्रतिरोधकता का यूनिट पूछ देगा तो हम क्या कहेंगे, ओम मीटर। आप कहिएगा कैसे, तो मेरे मित्र आप यहां पे प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला आर ए बटा एल ले रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि प्रतिरोध का यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे सर ओम, और जो एरिया है इसका यूनिट आप कहेंगे मीटर स्क्वायर। अब बटा लेंथ है सर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, ये मीटर इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो प्रतिरोधकता है उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। हालांकि आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे सर प्रतिरोधकता पूछा जा रहा है, तो ये तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करेगा, न ही लंबाई पे डिपेंड करेगा, न ही प्रतिरोध पे। आप क्या कहेंगे कि सर ये तापमान पे डिपेंड करेगा, और सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान में रखिएगा, जब भी आप प्रतिरोधकता का फॉर्मूला लिखेंगे तो आर ए बटा एल आएगा। ये आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो आप ये मत समझ आना कि सर प्रतिरोधकता जो है वो प्रतिरोध, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और लंबाई पे डिपेंड कर रहा है। ये आप प्रतिरोध के इक्वेशन से प्रतिरोधकता को निकाले हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन बेसिकली जो प्रतिरोधकता होता है वो किसी भी चालक के द्वारा धारा के प्रवाह का कितना तेजी से विरोध किया जा रहा है इस बात को बताता है। और यह चीज किस पे डिपेंड करता है कि सर उस चालक तार की प्रकृति कैसी है, यानी कि वो चालक तार कैसा है, और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये दो चीज आप सभी कंठागर कर लेंगे। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर कोई चालक तार है, चालक बोले तो जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर कोई अचालक है तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी सर, ज्यादा होगी। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखना कि चालक तार की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, जबकि अचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, आप कह सकते हो ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे है, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। वाणिज्यिक इकाई बोले तो कॉमर्शियल यूनिट आपसे पूछा जा रहा है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी विद्युत ऊर्जा की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। क्या होती है सर, किलोवाट आवर। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि किलोवाट घंटा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, KWH, और 1 किलोवाट आवर में हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोवाट आवर में हम लोग क्या कहते हैं। तो आप सभी ध्यान में रखना, आप सभी ध्यान में रखना कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जो है उसमें कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। ध्यान में रखेंगे कि चूंकि इसको विद्युत ऊर्जा की कॉमर्शियल यूनिट बोला जाता है, इसीलिए हम लोग जो अपने घर में सर बिजली बिल को मापने के लिए यूनिट बोलते हैं कि हमारा 5 यूनिट बिजली बिल उठा, 6 यूनिट बिजली बिल उठा, एक्चुअली में ये जो आपका यूनिट है वो यूनिट किसको बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा, KWH को बोला जाता है। यानी कि 1 KWH, 1 KWH कितना के बराबर होता है, तो सर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 KWH कितना के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। और मेरे मित्र 1 KWH में कितना जूल होता है ऊर्जा, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। मतलब अगर आप अपने घर में प्रत्येक दिन 1 यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं चेला जी, तो आप प्रत्येक दिन कितना जूल ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आपके घर में प्रत्येक दिन 6 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो ये आपका ऊर्जा जूल में कितना होगा। मेरे मित्र सही आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपको बताया है कि 1 KWH 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 KWH में इतना जूल, तो 1 यूनिट में कितना होगा सर, इतना। आपसे पूछा गया है कि 6 यूनिट में कितना जूल होगा, आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे कैलोरी भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका कैलोरी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर हीट का सीजीएस यूनिट कहते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि उष्मा का सीजीएस यूनिट क्या है, हीट का सीजीएस यूनिट क्या है, तो आप सभी क्या कहेंगे, कैलोरी। क्या कहेंगे सर, कैलोरी। और ध्यान में रखेंगे कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.184 जूल, या फिर हम लोग सुविधा के लिए 4.2 जूल भी कहते हैं, क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट वाट सेकेंड है यहां पे। मेरे मित्र वाट सेकेंड के अलावे अगर यहां पे वाट घंटा रहता और साथ में यहां पे आपका किलोवाट घंटा भी रहता, वाट सेकेंड या फिर वाट घंटा या फिर किलोवाट घंटा,
आप सभी याद रखना कि वाट सेकेंड हो, वाट घंटा हो, किलोवाट घंटा हो, ये सभी क्या होंगे, आप सभी ध्यान में रखेंगे, कार्य या ऊर्जा का मात्रक। क्या होगा, कार्य या ऊर्जा का मात्रक, कार्य या ऊर्जा का मात्रक। मेरे मित्र नेक्स्ट है आपका जूल। तो आप सबों को मालूम है कि जूल भी क्या है, आप कहेंगे सर कार्य या ऊर्जा का ही यूनिट है, कार्य या ऊर्जा का ही यूनिट है क्या सर, जूल। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखना कि अगर आपसे कोई ये पूछ दे, आपसे अगर कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है, कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कार्य का सीजीएस यूनिट हम लोग अर्ग लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर, अर्ग लिखते हैं। तो इस चीज को भी आप सभी अपने माइंड में हमेशा रखेंगे। और साथ ही वीवीआई के रूप में वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सब क्या है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। बाकी कार्य का मात्रक जूल होता है, आप कहेंगे सर ऊर्जा का भी मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। शक्ति का मात्रक आप कहेंगे सर वाट लेते हैं। मेरे ख्याल से दोनों ही क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही सरल सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि गार्ड कोशिका प्रक्रिया में शामिल होता है, यानी कि जो आपका किसी भी लीफ में गार्ड सेल होता है जिसको हम लोग रक्षक कोशिका कहते हैं, वो किस प्रक्रिया में शामिल होता है। पहला ऑप्शन है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है परिसंचरण, तीसरा ऑप्शन है भोजन का परिवहन, चौथा ऑप्शन है उष्ण गतिशीलता। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो हम लोग यहाँ पे गार्ड कोशिका की बात कर रहे हैं, एक्चुअली में ये जो गार्ड सेल होता है वो कहां पे होता है, तो हम लोग कहते हैं सर एस्टोमाटा में होता है। और जो रंध्र होती है सर, उससे क्या होती है, आप कहते हैं सर पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन सर पौधे के द्वारा जब पानी को वाष्प के रूप में निष्कासित किया जाता है तो इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन न देकर के वाष्पीकरण दे दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग किसी एस्टोमाटा यानी कि रंध्र के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं चेला जी, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपका कुछ इसी तरीके का दिखाई पड़ता है। ध्यान में रखेंगे कि एस्टोमाटा टाइम टू टाइम ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, इसीलिए हम लोग इसको दो कैटेगरी में स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एक तो आपका ओपन एस्टोमाटा हो जाता है और दूसरा आपका क्लोज एस्टोमाटा हो जाता है। मेरे मित्र संरचना आप सबों को मालूम होगा, बस कुछ बेसिक डिटेल आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आप देख रहे हैं सर, ये जो आप यहां पे देख रहे हैं इस एस्टोमाटा का ये वाली संरचना, ये वाली जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है इस तरह की, इस संरचना को एक्चुअली में क्या बोला जाता है, एपिडर्मल सेल बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, ऊपरी कोशिका या अधिचर्मीय कोशिका कह सकते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं चेला जी, इस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, इस वाले पोर्शन को गार्ड सेल बोला जाता है, जिसकी चर्चा यहां पे की जा रही है, रक्षक कोशिका कहते हैं हम लोग इसको। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये यहां पे जो आपको गैप दिखाई पड़ रहा है इसको एस्टोमा बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि एस्टोमाटा में क्या होता है, तो सर इस तरह की जो संरचना आपको दिखाई पड़ती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोला जाता है। हरी हरी संरचना आपको दिखाई पड़ रही होगी यहां पे भी सर और यहां पे भी। और मेरे मित्र ये जो आप इस तरह की संरचना देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। बाकी आप कहेंगे सर परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब होता है सर ट्रांसपोर्टेशन। आप सबों को मालूम है कि पौधे में संवहन के लिए यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम अवेलेबल है। जाइलम जल का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो पौधे के हर एक भाग में भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। परिसंचरण और परिवहन का मतलब दोनों एक ही होता है सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, यहीं पे आपसे कहा जा रहा है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, फिर भी बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज होते चले जाते हैं। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखना कि जब भी लाइट चैप्टर से संबंधित आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे तो आपको चिन्ह परिपाटी का नियम अपने माइंड में रखना होगा। मेरे मित्र यहां पे बात की जा रही है उत्तल दर्पण की, तो थोड़ा सा गौर फरमाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, उत्तल दर्पण के स्ट्रक्चर पे। आप सभी क्या कहेंगे कि सर उत्तल दर्पण है तो इसका अंदर वाला भाग रसदित किया होगा, जबकि परावर्तन की प्रक्रिया कहां से होगी, बाहर से होगी। नो डाउट आप सबों को मालूम है कि ये वाला पॉइंट पोल कहलाएगा और यहां पे पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस, और यहां पे क्या कहलाएगा सर, वक्रता केंद्र कहलाएगा। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि उत्तल दर्पण में सर फोकस जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर चिन्ह परिपाटी के
अनुसार हम सबों को मालूम है कि जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो कहां से मापी जाएगी, तो सर दर्पण अवतल हो या उत्तल ध्रुव से मापी जाएगी। मेरे मित्र, अगर कोई प्रकाश की किरण ये इस तरह से जा रही है तो आप कहेंगे सर ये परावर्तित इस तरीके से हो जाएगी और हमें लगेगा ये सर पीछे फोकस से आ रही है। ध्यान दीजिएगा कि फोकस आपका क्या है सर, इधर है, फोकस पॉइंट आपका इधर है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो आपतित प्रकाश की दिशा है, यानी कि प्रकाश की दिशा ये है जाने की, तो सर आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होती है, धनात्मक होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो आपका उत्तल दर्पण का फोकस होगा, चला जी, जो उत्तल दर्पण का फोकस होगा एफ होगा, वो क्या होगा, आप कहेंगे सर पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मेरे मित्र, चूंकि दर्पण का परावर्तक सतह ये वाला पार्ट है तो वस्तु को कहां रखा जाएगा सर, यहां पे। अब अगर दर्पण के ध्रुव से वस्तु दूरी की बात करेंगे तो सर हम इधर आएंगे और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होगा और वस्तु दूरी क्या होगा, आप कहेंगे सर वस्तु दूरी हमारा निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। मेरे मित्र, प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, आप कहेंगे सर दर्पण के पीछे बनेगा, तो सर प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या होगा, तो दर्पण के पीछे जाएंगे तो आपतित प्रकाश की दिशा में जाएंगे। मान लीजिए प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो सर आपतित प्रकाश की दिशा में ही जा रहे हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे प्रतिबिंब दूरी हमारा क्या होगा, आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। बस ये कंसेप्ट आप सबों को ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक होती है, वो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, वस्तु दूरी ऋणात्मक लेते हैं, इसमें प्रतिबिंब दूरी धनात्मक लेते हैं। आप सबों को मालूम है दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, आप कहते हैं सर 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। चला जी, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। मतलब क्या हुआ कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका दर्पण है उसकी फोकस दूरी कितनी है सर, फोकस दूरी 2 मीटर। चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं तो यहां पे हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अच्छा, यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, कार में दर्पण ऐसे लगा हुआ रहेगा, अब बस जो है वो दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है, तो आप कहिएगा सर बस हमारा वस्तु हो जाएगा, तो वस्तु दूरी क्या लेते हैं सर, निगेटिव लेते हैं, तो वस्तु दूरी हम क्या लिखेंगे, -3 मीटर। क्या बताना है आपको, प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी कि सीधे सीधे आप कहेंगे सर प्रतिबिंब दूरी की चर्चा की जा रही है। क्या कहिएगा कि सर दर्पण सूत्र लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f यानी कि 1/2, 1/v यानी कि हमको ये तो सर निकालना है, और प्लस क्या होगा, तो सर 1/-3। मेरे मित्र, क्या कहिएगा कि गुरुजी ये 1/2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/3, कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चला जी, आप कहेंगे कि गुरुजी ये 1/2, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर 1/v। 3 दूना कितना होता है 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 1/v 5/6 और सर ये 1/v हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा 5v इक्वल टू 6 और v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 6/5। मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर 6 को जब 5 से डिवाइड किया जाएगा तो 1.2 के समथिंग आएगा। क्या है, तो 5 एकम 5, 0 आ जाएगा तो पॉइंट डालेंगे, 5 दूना 10, मतलब ये हुआ 1.2 मीटर। 1.2 मीटर मेरे मित्र, 1.2 मीटर क्या, दर्पण से पीछे। मतलब जाहिर सी बात है, जो सवाल करा जा रहा है कि कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है, यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनेगा पीछे बनेगा, तो हम लोग कहेंगे सर दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पे बनेगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है दर्पण के सामने, आप कहेंगे नहीं होगा, दर्पण के सामने नहीं होगा, दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ऑप्शन है पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, मेरे मित्र ये तो आपका उपयोग है, मैंने आपको कल ही बताया है। ध्यान में रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 लिखते हैं। इसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। और कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को ना मालूम हो कि इसका उपयोग कहां पे किया जाता है। आप कहेंगे सर
पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए करते हैं। दूसरा है सोडा एसिड अग्निशामकों में। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने कई दफा बताया है कि जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि सोडा के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाएगा और एसिड के रूप में H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका ये जो कहा जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो सोडा एसिड अग्निशामकों में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप कहेंगे सर ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, ब्लीचिंग पाउडर को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में देखा जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब सर इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में देखा जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि सर अलग अलग रासायनिक उद्योग में ऑक्सीकरण अभिकर्मक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब क्या कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सर ये वाला जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। और चौथा है सर केक और बेकिंग सेकने हेतु आप कहेंगे सर इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो सर ये भी ब्लीचिंग पाउडर का क्या है सर, उपयोग नहीं है। मेरे मित्र आपका ऑप्शन इस बुक में थोड़ा सा मिसमैच था, ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है A3, B4, C2, D1, इसमें किसी एक ऑप्शन में हमें दो चीज देना है। क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल ना तो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में होता है और ना ही केक बेकिंग सेकने हेतु होता है। तो सर ब्लीचिंग पाउडर के बारे में ना तो ऑप्शन 2 सही है और ना ही ऑप्शन आपका 4 सही है। तो आपके ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है, यहां पे बस आप लिख लीजिए 4 एवं 2, 4 एवं 2। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका इस्तेमाल पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में करते हैं, साथ ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सोडा एसिड अग्निशामक में नहीं किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaHCO3, और साथ ही साथ H2SO4 का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि जो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में काम आता है। तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि ये चीज आप सबों को मालूम होगा धड़ल्ले से कि केक या बेकिंग सेकने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सर बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से चीजें स्पष्ट हो पाई होगी। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता है वह कौन सी है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी गर्भ निरोधक हम समझ रहे हैं, गर्भ को रोकना क्या कहलाता है? गर्भ निरोधक कहलाता है। लेकिन ये फैगोसाइटोसिस नहीं समझ में आया। मेरे मित्र आप सभी को ये मालूम होगा कि अमीबा जब भोजन करता है तो उसके प्रक्रिया में क्या होता है? फैगोसाइटोसिस का इस्तेमाल होता है। आप कहेंगे ये फैगोसाइटोसिस क्या है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर मान लो कि ये आपका कोई अमीबा है और इसके सामने अगर यहां पे कोई भोजन है तो अमीबा अपना क्या करता है? सर ये वाला पोर्शन को बढ़ाते चले जाता है, और सर बढ़ा करके ये एक पिसुडोपीडिया बना लेता है, जिसको हम लोग काल्पनिक पैर के रूप में देखते हैं। और काल्पनिक पैर के रूप में जब ये इसको बना लेता है तो सर ये पूरे भोजन को घेर लेता है, और ये भोजन को क्या कर देता है सर? अपने में डिसॉल्व कर लेता है, अपने में मिला लेता है या निगल लेता है। हम लोग क्या कहते हैं सर? यहां पे जो अमीबा के द्वारा भोजन निगला गया है इसको फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस बोला जाता है। तो सवाल यह है कि सर रिप्रोडक्शन प्रोसेस में फैगोसाइटोसिस क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है, तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है किसी चीज को नष्ट करना या किसी चीज को निगल जाना। आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि गर्भ निरोधक बहुत सारी तकनीक अवेलेबल है और लोग बहुत सारे तकनीकों का इस्तेमाल भी करते हैं। एक तकनीक आपका उसमें से क्या होता है सर? IUD होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। क्या होता है सर? इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। ये क्या होता है? तो सर फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर लगाया जाता है। और मेरे मित्र जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर लगाया जाता है उसमें कॉपर टी हो सकता है। और ध्यान में रखेंगे कि कॉपर टी लगाने से क्या होता है कि जो स्पर्म होता है जैसे ही कॉपर टी के संपर्क में आता है, कॉपर टी उसको पूरे के पूरे क्या कर देती है सर? नष्ट कर देती है, यानी कि उसको एग से मिलने ही नहीं देती है।
तो सर चूंकि जो इंट्रायूटेरिन डिवाइस है उसका उसका एक एग्जांपल आपका कॉपर टी है। क्या है सर? कॉपर टी है। और ये कॉपर टी क्या करती है? तो सर जो मेल के स्पर्म होते हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वो कौन सी चीज है? तो आप कहेंगे सर जो फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वो कॉपर टी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी फिर कंडोम के उपयोग से क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कंडोम जो है वो स्पर्म को यूटेरस में जाने नहीं देता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कंडोम को क्या बोला जाता है? गर्भ निरोधक के लिए यांत्रिक डिवाइस बोला जाता है। इसको हम लोग मैकेनिकल डिवाइस के रूप में देखते हैं। जबकि जो फीमेल के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है गर्भ निरोधक ऐसी कोई भी तकनीक तो उसको इंट्रायूटेरिन डिवाइस कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि सर्जरी का भी इस्तेमाल करके गर्भ को रोका जा सकता है। और अगर पुरुषों में हो रही होती है तो उसको क्या कहा जाता है? सर पुरुषों में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जबकि महिलाओं में नसबंदी को क्या कहा जाता है? वेसेक्टोमी कहा जाता है। ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखना कि सर्जरी करके आप क्या कर सकते हैं? गर्भ को रोक सकते हैं। सर्जरी मेल भी करा सकता है, फीमेल भी करा सकता है। मेल कराएगा तो क्या कहलाएगा? ट्यूबेक्टोमी, जिसको हम लोग हिंदी में नसबंदी भी कहते हैं। और अगर फीमेल कराएगा तो क्या कहेंगे उसको? सर वेसेक्टोमी कहेंगे। ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखना। गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग, मेरे मित्र गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है ये जनरली क्या करती है? तो फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन जो अंडो उत्सर्ग होते हैं उसको रोक देता है। यानी कि जो ऑरली कोई भी पिल्स खाया जाता है, कॉन्ट्रिसेप्टिव पिल्स या जिसको इमरजेंसी पिल के रूप में जाना जाता है, ये बेसिकली क्या करते हैं? तो फीमेल के बॉडी में ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। और जाहिर सी बात है जब ओव्यूलेशन रुक जाएगा तो सर स्पर्म वहां पे सर टच में नहीं आएगा, जिस वजह से क्या होगी सर? गर्भ नहीं पल पाएगा। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि न्यूलैंड के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? ऑप्शन है लिथियम और सोडियम, सोडियम और मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और थोरियम, कैल्शियम और क्लोरीन। मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है और जो जब से आपकी ये सेशन स्टार्ट हुई है उसमें कहीं ना कहीं न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आपको टकराया ही टकराया है। आप सभी को याद हो गया होगा और मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए था। आपसे जब भी क्वेश्चन करा जाए कि व्हाट डिड यू मीन बाय न्यूलैंड ऑक्टेव रूल्स, तब आप क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि न्यूलैंड ने तत्वों के गुणों को समझने के लिए एक नियम बनाया था। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को, जो गाने का लय होता है सारे गामा पादा नी सा, इससे प्रेरित होकर के तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक तत्वों को सजाया। और फिर सजाने के बाद उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक तत्व का गुण प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मैच कर रहा है। और यह प्रक्रिया उन्होंने लगातार देखा और सर इसी के बेस पे उन्होंने यह नियम बना दिया जिसको हम लोग अष्टक नियम से जानते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, मैंने कई दफा आपको बताया भी है कि न्यूलैंड के समय में टोटल तत्वों की ज्ञात संख्या कितनी थी? 56। इसका जो ऑक्टेव रूल है वो कहां तक लागू हो पाता है? कैल्शियम तक, भारी तत्वों तक ये नहीं चल पाया सर। और मेरे मित्र इन्होंने अपनी आवर्त सारणी की शुरुआत कहां से करा था? ध्यान में रखेंगे हाइड्रोजन से, खत्म कहां पे हुआ? थोरियम पे। अब सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में निम्न दो तत्व के गुण समान पाए गए थे। न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल एनसीईआरटी अकॉर्डिंग के आपका चार्ट दिया हुआ है, आप देख लो कि यहां पे लिथियम और सोडियम एक ही रॉ में है। मतलब क्या हुआ कि सर यहां से काउंट करें तो पहला तत्व, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। पहला अगर लिथियम से हमने गिनना स्टार्ट करा तो 8वां तत्व सोडियम है। मतलब लिथियम और सोडियम का गुण न्यूलैंड के अनुसार क्या था सर? समान था। इसी तरीके से अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करेंगे तो आप कहेंगे सर बेरिलियम और मैग्नीशियम का गुण क्या होगा सर? समान होगा। अब अगर हम बोरोन और एल्युमिनियम की बात करेंगे तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अनुसार समान होगा। इसी तरह से कार्बन और सिलिकॉन की बात करेंगे तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल के अनुसार क्या होगा सर? समान होगा। मेरे मित्रों ऑप्शन देख लीजिए। आप कहेंगे सर हमारे पहले ही ऑप्शन में लिथियम और सोडियम दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? ध्यान में रखिएगा, वन लाइनर के रूप में घोंघा का जो लिंग निर्धारण होता है वो आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। और मेरे मित्र घोंघा को क्या कहा जाता है? हर्मोफ्रोडोटिज्म कहा जाता है। आपसे ना हो तो आप सभी लिख लेंगे कि घोंघा को क्या कहा जाता है? घोंघा को हर्मोफ्रोडोटिज्म कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर
इसका जो लिंग है वो आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। ये कभी भी मादा में चेंज हो सकती है और कभी भी सर नर में चेंज हो सकती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जब कोई घोंघा किसी अन्य घोंघा के संपर्क में आता है तो जो बड़ा वाला घोंघा होता है सर वो किस में बदल जाता है? सर बड़ा वाला घोंघा जो है वो मादा में बदल जाता है और सर जो दूसरा घोंघा होता है वो किस में बदल जाता है? सर नर में बदल जाता है। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होगा। मेरे मित्र आप सभी को यहां पे थोड़ा भी परेशान नहीं होना है। आप कहेंगे सर दो माध्यम की बात की जा रही है और अपवर्तन की बात की जा रही है, तो चला जी जहां भी अपवर्तन होगा वहां पे दो माध्यम चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? आप कहिएगा बिल्कुल। अपवर्तन क्या होता है? तो आप कहते हैं सर जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कुछ मुड़ जाती है और प्रकाश की किरणों का जो मुड़ने की घटना होती है इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर ये हमारा दो माध्यमों को अलग करने वाला इंटरफेस हो तो अगर प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो ये क्या होगी सर? इस तरह से मुड़ जाएगी और यहां पे हम एक अभिलंब खींचेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सर यहां पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। ये हमारी क्या है? आपतित किरण और ये क्या है सर? अपवर्तित किरण। लेकिन मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जिस तरह आप प्रकाश के परावर्तन में कहते हो कि सर अगर कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण या परावर्तक सतह पर अभिलंब के अनुदिश गिर रही होती है तो सर उसमें ना तो परावर्तन कोण बनता है और ना ही आपतन कोण बनता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग किसी दो माध्यम को अलग करने वाले इंटरफेस की बात करें और यहां पे प्रकाश की किरण क्या हो सर नॉर्मल के अकॉर्डिंग गिरे तो हम सभी क्या कहेंगे कि सर ये बिना अपवर्तन के क्या होगी सर? पार कर जाएगी। और सर जब अपवर्तन ही नहीं होगा तो हम लोग काहे का आपतित कोण या फिर अपवर्तन कोण की बात करेंगे? मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी दो माध्यम को अलग करने वाली सतह के अभिलंबवत गिरेगा तो वहां पे कोई कोण नहीं बनेगा। जो आपसे कहा जा रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश होगा, आप कहेंगे सर कोई कोण ही नहीं बनेगा तो सही आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल सर। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना जनरली अपवर्तन के केस में क्या होता है तो आप कहते हैं कि सर चीजें हमको बड़ा दिखाई पड़ती है या फिर टेढ़ा दिखाई पड़ती है। आप कहेंगे ये कौन बात बोल रहे हैं? मेरे मित्र एक गिलास ले लीजिए कांच वाला और उसमें थोड़ा सा पानी भर दीजिए आधा गिलास तक और उसमें किसी चीज को डुबाएं तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे सर या तो वो कुछ झुक जा रहा है नहीं तो कुछ उठ जा रहा है। या फिर आप नदी में जब पैर डाल के बैठते हैं तो आपको लगता है कि आपका जो पैर है वो थोड़ा मोटा दिखाई पड़ रहा है। या फिर आप हलवाई की दुकान पे जाते हो, जो आपका रसगुल्ला रस में रखा हुआ रहता है कांच में, आप देखते हो सर ज्यादा जरूरत से ज्यादा फूला हुआ है उसका साइज, लेकिन बाहर निकालते हो तो साइज छोटा होता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे ये सभी चीजें प्रकाश के अपवर्तन के चलते होती है। तो सर प्रकाश का अपवर्तन आपको तभी इफेक्ट शो करेगा जब आपतित किरणें जो है वो किसी न किसी एंगल के साथ गिरेगी। अगर आपतित किरणें जो है वो आपका अभिलंब के अनुदिश गिरेगी तो वहां पे अपवर्तन की घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अभिलंब के अनुदिश में सर यहां पे कोई भी हमारा एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ये चीज आप सभी अपने माइंड में रखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पार्विक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। मैंने आपको पीछे के सेशन में रिस्पिरेशन के बारे में पूरा बताया है। आप सभी को मालूम है कि रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर से पचे हुए भोज्य पदार्थ, मतलब आप कह सकते हो जो हमारे शरीर में सर जटिल भोज्य पदार्थ ग्लूकोज में बदल जाता है सरल भोज्य पदार्थ में, उससे ऊर्जा का निष्कासन होता है। कहीं से कोई शक नहीं है कि आप सबों को यह मालूम ना हो कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी जो एनारोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो कोशिका द्रव में होती है, और ये जो आपका कोशिका द्रव में एनारोबिक रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ऑक्सीजन के सर अनुपस्थिति में, उसमें क्या होता है तो सर जो ग्लूकोज होता है वो पार्विक एसिड में टूट जाता है, और ग्लूकोज पार्विक एसिड में टूटता है और यही पार्विक अम्ल ईस्ट के द्वारा किस में बदल दिया जाता है? इथेनॉल में सर। और अगर हम लोग बात करते हैं अपने कोशिका में तो सर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यही पार्विक एसिड क्या हो जाता है तो सर हम लोग को ऊर्जा प्रदान करता है सर H2O में बदल जाता है। मेरे मित्र आपसे यह कहा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है? पहला आपका ऑप्शन है कि किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है। ईस्ट के थ्रू जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है?
ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। मतलब साफ है कि सर ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। बिल्कुल सर, जो आपका रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। भाई मेरे, ग्लूकोज ही ब्रेकडाउन होकर के क्या करती है, पायरुविक एसिड का निर्माण करती है। मतलब आपका ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहां पे जो कहा जा रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन नहीं होता है, पायरुविक अम्ल का विघटन होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा जा रहा है कि समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हिंट दिया गया है कि समूह के मतलब क्या, समूह हम लोग किसको कहते हैं सर, वर्ग को बोलते हैं। और आपसे यह कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं। आप सभी को यहां पे ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आवर्त सारणी में यानी कि पीरियोडिक टेबल में चला जी, पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग आवर्त में क्या होते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो किस गुण में वृद्धि होती है, आप सभी ध्यान में रखना, अधात्वी गुण में वृद्धि होती है। किस गुण में वृद्धि होती है, अधात्वी गुण में वृद्धि होती है। और मेरे मित्र, अगर हम लोग आवर्त सारणी में किसी समूह या वर्ग में क्या करते हैं सर, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, आप सभी ध्यान में रखना, धात्विक गुण में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है सर, धात्विक गुण में वृद्धि होती है, धात्विक गुण में वृद्धि होती है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, तो सर ये आवर्त सारणी हमारे सामने है और यहां पे हम बाएं से दाएं जाएंगे तो सर बाएं से दाएं जाने में क्या होगा, तो सर अधात्विक गुण बढ़ेगी। मतलब जितना बाएं में रहेंगे हमको ज्यादातर तत्व धातु मिलेगा, सर जितना दाएं चले जाएंगे हमको ज्यादातर तत्व क्या मिलेगा सर, अधातु मिलेगा। लेकिन आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें क्या होगी सर, धात्विक गुण में वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब जितना तत्व ऊपर होगा, किसी भी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में कोई भी तत्व जितना ऊपर होगा उसमें अधात्विक गुण उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे आएंगे सर धात्विक गुण में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। मेरे मित्र, आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन है सल्फर, फिर क्या है सर, पोलोनियम, फिर क्या है सर, सेलेनियम, और फिर क्या है सर, ऑक्सीजन। मेरे मित्र, अगर आप बात करोगे किसकी, अगर आप बात करोगे पोलोनियम और इसकी सेलेनियम की, तो आप देखोगे कि सर पोलोनियम आपका यहां पे है और सेलेनियम आपका यहां पे है, और ये जो आपका सल्फर है और साथ में जो ये आपका ऑक्सीजन है वो कहां पे है, तो सर ये आपका ये वर्ग 16 में है। मतलब ये हुआ ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और पोलोनियम। मेरे मित्र, क्वेश्चन क्या करा जा रहा था कि समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं। आप कहिएगा कि सर ये चारों ऑप्शन तो वर्ग 16 में है और आपने अभी जस्ट बताया है वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण में वृद्धि होती है, जो सबसे ऊपर होगा उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक प्रॉपर्टीज। तो सही आंसर क्या होना चाहिए, आप कहेंगे सर ऑक्सीजन सबसे ऊपर है तो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक गुण किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। और सही आंसर कौन लेके जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे मित्र, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो WBC है, व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स है, ये क्या करती है, तो सर अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। ध्यान में रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है, शरीर का सोल्जर भी कहा जाता है, यानी कि सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सर ये हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधी क्षमता को क्या करता है, विकसित करता है। ध्यान में रखेंगे, आरबीसी है यहां पे, आप कहेंगे रेड ब्लड कर्पसेल्स, इसको हम लोग लाल रक्त कणिका कहते हैं। बहुत सारे मित्र लाल रक्त कोशिका कहते हैं, कोशिका कहना गलत है चला, इसको हम लोग कणिका कहते हैं। व्हाइट ब्लड कर्पसेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिका, कभी कोशिका मत कहिएगा। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा आरबीसी
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब किसके पार्ट होते हैं सर? ब्लड के पार्ट होते हैं। बाद बाकी यकृत कोशिका, सर यकृत में जो कोशिका पाई जाएगी उसको हम लोग यकृत कोशिका कहेंगे। मस्तिष्क कोशिका, सर ब्रेन में जो सेल पाई जाएगी उसको हम लोग मस्तिष्क कोशिका कहेंगे। मेरे ख्याल से चीजों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है कि यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अपक्षेप बनेगा। AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड, BaNO3 आपका बेरियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइट, क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहां पे जो कहा जा रहा है कि यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अपक्षेप बनेगा। आप सभी ये चीज अपने माइंड में रखेंगे कि अगर हम लोग AlCl3 में क्या करते हैं सर? अमोनिया मिलाते हैं। अच्छा, अमोनिया मिलाएंगे तो इसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, ध्यान में रखेंगे सर H2O भी रहेगा यहां पे, तो ये क्या बनाएगा सर? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 और साथ ही आपका NH4Cl बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। और चला जी ये जो आपका AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होती है सर? सफेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। क्या होती है सर? सफेद अपक्षेप के रूप में प्राप्त होती है। आप कहेंगे क्या इसकी कोई उपयोगिता है? बेशक मेरे मित्र, आज के समय में जो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसका इस्तेमाल भी धारल्य से किस रूप में किया जाता है? एंटासिड के रूप में किया जाता है। जी हां, जो हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल एंटासिड के रूप में किया जाता है। सर आप ध्यान में रखेंगे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों का इस्तेमाल एंटासिड के लिए किया जाता है। एंटासिड एक प्रकार की मेडिसिन है। जब आपके पेट में बहुत ज्यादा मात्रा में गैस बनना शुरू हो जाता है, यानी कि पेट में जब अम्लीयता की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तब हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही मेरे मित्र इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल अब कई सारे गैस निवारक गोलियों में भी किया जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका एल्युमिनियम क्लोराइड में अमोनिया के मिलाने से बनता है, जो कि एक प्रकार का सफेद अपक्षेप है, और इसका इस्तेमाल एंटासिड और गैस निवारक गोली में किया जाता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछा जा रहा है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूरज का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि कोई छात्र है जो किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूरज का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है। ध्यान में रखिएगा कि सूरज अनंत पे मान सकते हैं उसकी दूरी को, और सूरज से जो भी प्रकाश की किरणें आती है उसको हम लोग समांतर किरण पुंज मानते हैं। ध्यान में रखेंगे छात्र क्या कर रहा है? गोलीय दर्पण का प्रयोग कर रहा है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे फोकस कर रहा है सर? प्रतिबिंब फोकस करता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे कोई चीज है तो अगर सर गोलीय दर्पण हमारा अवतल होगा तो सर प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। ध्यान में रखिएगा कि अवतल दर्पण की ये प्रॉपर्टीज होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरणें आती है उन सभी को वो क्या करती है? तो सर अवतल दर्पण जितने भी प्रकाश की किरणें आती है उन सभी को एक बिंदु से होकर के गुजारती है जो कि फोकस कहलाता है। और मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जो कुछ समय बाद जलने लगता है दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि यह दर्पण तो हमारा सर अवतल होगा। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि फोकस पर केंद्रित होगा, तो सर प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होगी यानी कि अभिसरित हो रही है। और चला जी अभिसारी दर्पण किसको बोला जाता है? अभिसारी दर्पण किसको बोला जाता है? आप कहिएगा सर अवतल दर्पण को बोला जाता है, कल ही ना बताए हैं। तो पहला चीज तो क्लियर है कि यह दर्पण क्या है? आपका अवतल है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। अगर आपतित प्रकाश की दिशा ये है और सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी तो ध्रुव से फोकस दूरी क्या होगा? इस साइड आएगा। तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में आएंगे। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है। क्या है सर? गलत है। और ये क्या है? एक अभिसारी दर्पण है, और इसीलिए जो सूर्य से प्रकाश आती है वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है और पेपर जलने लगता है। और मेरे मित्र क्योंकि अवतल दर्पण की प्रॉपर्टीज अभिसारी वाली होती है, इसीलिए इसका उपयोग कहां किया जाता है? सोलर कुकर में भी किया जाता है, ताकि सन से आ रही प्रकाश की किरणों को ये एक बिंदु पर केंद्रित करे और हीट हमें क्या हो सर? ज्यादा मात्रा में मिले। तो क्या कहिएगा कि सर सही में सही ऑप्शन ए होगा और सी होगा? बिल्कुल चला जी, देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे ए और बी दोनों गलत है, ए बी सी गलत है, ए और सी दोनों बिल्कुल सही है। सर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है?
चला जी, दो चीज आपको याद रखना है यहां पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है वो एक्चुअली में बल की दिशा को बताता है। मैंने आपको बताया है FBI, अंगूठा बल की दिशा को बताएगा, ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, और ये जो आपका मध्यमा है ये किसको बताएगा, तो सर ये करंट की दिशा को बता रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी सर, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो राइट हैंड रूल होता है इसमें हम लोग MBI लेते हैं। M जो है वो मोशन को बताता है, B जो है वो चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो आपका ये उंगली है जिसको हम लोग मध्यमा बोलते हैं, ये क्या करता है, तो सर ये जो है ये आपका प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग करते हैं, तो FBI, MBI। MBI प्रेरित धारा, FBI बल की दिशा को बताएगा। आप कहेंगे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या करेगा, तो सर प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, सर इसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए भी करते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मैक्सवेल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताया कि अगर किसी सीधी धारावाही चालक तार को इस तरह से पकड़ा जाए कि सर हमारा अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा को बता रहा है, तो ये सभी उंगलियां किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का पालन करते हैं। और मेरे मित्र इसको अगर आप ऐसे उल्टा देंगे तो आपको नहीं लगेगा ये जस्ट लाइक अ स्क्रू जैसा है, तो इस चीज को भी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। बाकी दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम, सर दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम और कॉर्क स्क्रू नियम मैक्सवेल का नियम ही कहलाता है, दोनों नियम सेम है। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आप कहेंगे सर बल की दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है। मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण करता है। आपको क्या करना है सर, संतुलित अभिक्रिया ढूंढना है। ध्यान दीजिएगा कि संतुलित अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक और प्रतिफल दोनों और परमाणु की संख्या समान होगी। मेरे मित्र आप कहेंगे अभिकारक और प्रतिफल किसको बोला जाएगा, तो तीर चिन्ह के इधर जितना है इन सभी को क्या कहा जाएगा, याद रखिएगा अभिकारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अभिकारक, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, रिएक्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। और तीर चिन्ह के इधर जो भी है इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे सर, प्रतिफल, जिसको क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, प्रोडक्ट कहा जाएगा। तो बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब दोनों और परमाणु की संख्या को काउंट कर लीजिए, एक नजर देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को जो हम लोग संतुलित करते हैं वो किसके चलते, तो सर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उतना ही प्रतिफल बनेगा जितना हम क्या करेंगे सर, प्रतिकारक यानी कि अभिकारक डालेंगे। मेरे मित्र अगर आप पहले समीकरण पे गौर फरमाएंगे तो इधर बेरियम 2 गो है और इधर भी बेरियम कितना है सर, 2 गो। आप कहेंगे बेरियम तो बराबर है गुरुजी, बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे ये जो आपका सल्फर है ये कितना है सर, 2, और इधर आप कहेंगे कि गुरुजी ये SO4 होल 3 है, तो यहां तो सल्फर 3 हो जाएगा। तो सर सल्फर तो यहीं से हमारा मैच नहीं कर रहा, जबकि ऑक्सीजन इधर 8 हो जाएगा और इधर ऑक्सीजन 12, मतलब सर ये समीकरण संतुलित ना है। ध्यान देंगे कि यहां पे 3Ba है, यहां पे भी 3Ba, यानी कि बेरियम आपका दोनों तरफ संतुलित है। अच्छा सल्फर 3, यहां पे भी कहेंगे SO4 होल 3 है, तो S3 और O12 होगा, तो सर सल्फर इसमें बराबर है। ऑक्सीजन 12, तो आप कहिएगा ऑक्सीजन तो 12 यहां भी है सर, मतलब ये पूरा टर्म आपका संतुलित है। अब 2 गो एल्युमिनियम है, तो सर 2 गो एल्युमिनियम यहां पे भी है। और सर क्लोरीन, तो सर क्लोरीन 3 दूना 6 और यहां पे भी क्लोरीन 3 दूना 6। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले कि संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, तो देख लेंगे अभिकारक और प्रतिफल दोनों जो आपका तत्व है उसकी परमाणु की संख्या बराबर है तो संतुलित है, नहीं बराबर है तो असंतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है। मेरे मित्र आप कहेंगे सर ये स्थितियां संभव नहीं है, बाकी की 2 स्थितियां क्या है सर, संभव है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा। आप सबों को मालूम है कि अगर ये कोई हमारा चुंबक है तो इसका ये नॉर्थ पोल होगा और इसका क्या होगा, साउथ पोल होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमको कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। और मेरे मित्र हम ये कह सकते हैं कि सर ये एक दूसरे के समांतर होती है और स्वकेंद्रित वृत्त होगी, लेकिन कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद करेगी तो दो डायरेक्शन बनेगा, जो कि संभव ही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा सर, ए और बी दोनों सही है, बाकी तीसरा स्थिति गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि मानव वृक्क में वृक्काणु के लिए नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि किडनी हमारे बॉडी में उत्सर्जन का कार्य करती है और उत्सर्जन के फंक्शन को पूरी तरह से संपन्न कराने के लिए नेफ्रॉन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शुरुआती दौर में क्या होता है सर, तो सर शुरुआती दौर में पहले फिल्ट्रेशन होता है, फिर ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो बाहर जाता है। तो मित्र जो आरंभिक निस्यंदन होता है उसमें कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं और उस उपयोगी पदार्थ में ग्लूकोज होता है, जल होता है, लवण होता है और अमीनो अम्ल होता है। इसको क्या किया जाता है, तो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के दौरान पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और फिर जो वेस्टेज मटेरियल बनता है सर उसको छोड़ दिया जाता है यूरिन के निर्माण के लिए। तो जो क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि मानव वृक्क में वृक्काणु के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। आप सभी याद रखना, ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल का क्या कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि दी गई विस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। सर ये विस्थापन अभिक्रिया है और आपसे ये कहा जा रहा है, सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया है और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट बना है यहां पे, इस प्रोडक्ट के लिए हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, ए और बी के जगह पे क्या आएगा। बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, जबकि मेरे मित्र मैं आपको बड़े ही सरल तरीके से बताना चाहूंगा। आप सबों को यह चीज तो मालूम होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जो किसके वजह से होती है, तो सर आयनों के विनिमय के वजह से होती है। किसके वजह से होती है, आयनों के विनिमय के वजह से होती है, मतलब आयनों के आदान प्रदान करने की वजह से होती है। और मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला कहीं भी हो, अभिकारक साइड, प्रतिफल साइड, पहला पार्ट पॉजिटिव, दूसरा पार्ट निगेटिव। क्या कहोगे, क्या कहोगे कि सर ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट निगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट निगेटिव। आप कहिएगा सर बिल्कुल। मेरे मित्र आप जरा सा हमें ये बताओ कि ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे आया, तो सर इसके जो अभिकारक रहे होंगे उसका पॉजिटिव निगेटिव का विनिमय है, तो क्या हम इस प्रतिफल से अभिकारक को नहीं जोड़ सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर जी, अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा Ag प्लस है इसको हम नाइट्रेट के साथ ऐड करने की कोशिश करें तो क्या ये सही होगा, बिल्कुल चला। ए के जगह पे आपका क्या आएगा, AgNO3 आएगा। क्या आएगा, AgNO3, इसका प्लस इसका माइनस, कहीं भी रिएक्शन देगा ऐसा पूछेगा आप यही करना, 100% सही होगा। अब ये प्लस और ये क्या है आपका माइनस, तो बी के जगह पे आपका क्या आएगा, बी के जगह पे KBr आएगा। क्या आएगा सर, KBr आएगा यहां पे। तो आप सभी ये चीज ध्यान में रखना कि सर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब देखो Ag प्लस है, Ag आपका क्या है सर, प्लस है, और ये ब्रोमीन आपका माइनस है तो सिल्वर ब्रोमाइड यहां पे बन गया चला, और ये आपका पोटेशियम प्लस है और नाइट्रेट माइनस है तो KNO3 बन गया चला। तो जो सवाल करा जा रहा है कि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा, आप कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड आएगा। क्या आएगा, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम ब्रोमाइड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है संतुलित वाले समीकरण में, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबों से जानने की इच्छा रखूंगा। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 21 गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई पड़ता है, प्रकाश के प्रकेंद्रण के चलते। प्रकाश का अपवर्तन सभी समझ रहे हैं, परावर्तन आप भी समझ रहे होंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में टूट जाती है, इसी को क्या कहते हैं सर, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 कि दो तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित हैं और उनकी लंबाई समान है किंतु अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है। यदि तार ए का प्रतिरोध तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना के बराबर है तो तार ए और तार बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सरल सा है सर, दोनों का प्रतिरोध का अनुपात निकाल लीजिए। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग R1 की बात करेंगे चिल्ला जी, तो R1 के लिए हम लोग क्या लेंगे, रो L बटा A।
अब मान लेते हैं दोनों तार ए और बी एक ही पदार्थ से निर्मित है, उनकी लंबाई समान है लेकिन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है, तो सर पहला का मान लिए सर क्या, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है, और दूसरा का चला जी मान लेते हैं रो एल बटा बी, दूसरा का क्या है सर बी, और हमको ए और बी जो आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है इसका अनुपात निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो तार ए का प्रतिरोध है वो तार बी के प्रतिरोध का 16 गुना के बराबर है, यानी कि R1 इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 16R2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगा क्या, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का लेंथ भी क्या है सर, दोनों का लेंथ, अच्छा इसका अगर L1 माने और इसका लेंथ L2 माने तो दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है, तो हम ये कहेंगे L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा L, क्यों, क्योंकि दोनों का जो लेंथ है वो समान है। अब क्या करते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, R1 बटा R2 कर देते हैं, क्या कहिएगा रो L1 बटा A, फिर क्या हो जाएगा रो L2 बटा B हो जाएगा। मेरे मित्र ये रो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये L1 बटा A, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर B बटा L2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा B बटा L2। अब A और B अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है आपका L1 और L2 दोनों सेम है, तो इस दोनों के जगह पे हम L रख सकते हैं क्या, इस दोनों के जगह पे हम L इक्वल टू अगर हम कहें यहां से ये वाला साइन हटा करके चला जी इसको सीधे L1 के जगह L लिखे, का है L1 और L2 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बराबर है, तो L बटा A इंटू बी बटा L लिखे तो आप कहेंगे E और E कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे मित्र आ जाइए, क्योंकि ये R1 बटा R2 निकाल रहे हैं तो आप कहिएगा कि सर R1 तो 16R2 के बराबर है, का है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तार A का प्रतिरोध तार B के प्रतिरोध का 16 गुना के बराबर है, तो चला जी यहां पे हम 16R2 लिख देते हैं, 16R2 किसके जगह, R1 के जगह, और बटा क्या हो जाएगा सर R2, और ये क्या हो जाएगा सर B बटा A। मेरे मित्र ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आप क्या कहिएगा कि सर जी एकरा अगर हम लिखेंगे तो 16 बटा A और B बटा A ये इतना आएगा। अच्छा A और B का अनुपात निकालना है, A और B 1:16 हो जाएगा। चला जी देख लीजिए कि आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का ऑप्शन जो है 1:16 किस में है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है कि निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे आपका पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, मरकरी है और सर सिल्वर है, और इसको अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में घटते हुए क्रम में क्या करना है, आपको अरेंज करना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमें तो अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद ही नहीं है। मेरे मित्र आप सबों के याद करने के लिए ही मैंने इस पे एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, अभी रिसेंटली सर एक वीक पहले बनाया था, और अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो सर उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके उसको देख लेना। सिंपली याद रखिएगा कि इसका ट्रिक हम लोगों ने क्या बनाया था, इसका ट्रिक हम लोगों ने बनाया था कि कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, क्यों यहां पे व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज यूज किए हैं सर, क्यों CU, क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी, क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी, ये आपका सर जी ट्रिक है। कैटरीना तो सर पोटेशियम, ने तो सर ये सोडियम, तो पोटेशियम और सोडियम सर मोस्ट रिएक्टिव, सर कैल्शियम और ये मांगी से मैग्नीशियम, अल्टो एल्यूमिनियम और फिर सर जिंक और Fe, और सर ये फिर भी से Pb, और हाई से सर हाइड्रोजन, और क्यू से सर ये आपका कॉपर, और ये मिली यहां पे याद रखिएगा मरकरी, और सिल्वर तो Ag हो ही गया सर, प्लेटेड से Pt, और ऑडी से आपका Au। ये आपका क्या है, तो सर इसी को जब आप एक ग्रुप में सजाएंगे तो सर पोटेशियम आ गया, फिर क्या आएगा सर सोडियम आ गया, फिर क्या आएगा कैल्शियम आ गया सर, मैग्नीशियम आ गया, फिर क्या आएगा सर तो एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, फिर क्या आएगा सर Pb आएगा, और उसके बाद क्या है सर हाइड्रोजन आएगा, और फिर हाइड्रोजन के बाद क्या आएगा सर कॉपर, मरकरी,
मरकरी को हम लोग सिंबल में Hg के रूप में लिख सकते हैं। और फिर क्या आएगा सर, Ag, फिर Pt और फिर Au। मेरे मित्र ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं वे सब के सब क्या हैं, तो सर अभिक्रियाशील श्रेणी के तत्व हैं। ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होगी सर, घटेगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, आप कहिएगा सर पोटेशियम। उसके बाद तो आप कहेंगे सर उसके बाद हमारा हो जाएगा सोडियम। उसके बाद कौन सा है आपके ऑप्शन में, तो सर यहाँ पे जिंक दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे जिंक है नहीं, सॉरी यहाँ पे जिंक दिया हुआ है और यहाँ पे जिंक जो है वो क्या है, तो सर एल्युमिनियम के बाद है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ पे हम जिंक रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका कॉपर। कॉपर सर यहाँ पे है, मतलब जिंक से भी कम आपका कम अभिक्रियाशील कौन होगा सर, कॉपर होगा। और उसके बाद क्या है, आप कहेंगे सर उसके बाद हमारा Hg होगा, कॉपर के बाद Hg है। और फिर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर फिर हमारा Ag दिया हुआ है, तो ये Ag हो जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी, तो मेरे ख्याल से आप इसको बखूबी कहीं भी किसी भी सिचुएशन में सर तैयार कर सकते हैं। देख लीजिए ये ऑप्शन किस में मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी के साथ आपका आज का ये सेशन पूरी तरह से समाप्त होता है और मेरे ख्याल से यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों का लगातार डिमांड भी था कि गुरुजी आप अपने कोर्सेज पे ऑफर दें, तो कोर्सेज संडे तक लाइव है हमारे एप्लीकेशन पे। और सर आपको हमारे ALP एंड टेक कॉम्बो बैच या फिर NCERT क्लास 6 से लेकर के 10th तक का जो फाउंडेशन बैच है उससे संबंधित किसी भी तरह का क्वेरी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर 9065970477 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।